एक्सप्रेसवे केवल लखनऊ से आगरा जाने वालों के लिए बना है कि आस पड़ोस के गांव वाले जो लोग हैं वो सर्विस रोड तक आ सकते हैं? तो मुझे इस बात की मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि जब सोच दूरदृष्टि की नहीं होती है तो निश्चित तौर से इस प्रकार की चूक होती है। जिन्हें केवल विज्ञापन छपाना तो उस समय बनाए, हम जब उस रास्ते से गए, जब गांव के लोगों को हम लिंक ही नहीं दे पाएंगे, वह सर्विस रोड तक भी नहीं आ पाएगा। एक्सप्रेस वे में उसके पास ट्रक नहीं है, उसके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, उसके पास जो साधन है वह अपने गांव से कम सर्विस रोड तक आ सके। हमने उसी दिन फैसला किया कि एक्सप्रेस वे से 5 किलोमीटर अंदर तक अगर कोई गांव है तो उन गांव तक की सड़क को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम बनाने का काम करेंगे। केवल एक्सप्रेस वे नहीं जोड़ा, फिर हमने सभी माननीय अपने अधिकारियों से सबसे परामर्श करके ये तय किया कि चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, एमडीआर हो, ओडीआर, 7 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सड़क थी, उस सड़क से 5 किलोमीटर अंदर तक की सड़क गांव जो रहे हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने का एक अभियान चलाया और 1600 करोड़ की लागत से उसमें से लगभग सभी काम पूरे कर दिए। हम प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं, सड़क बनाना हमारा काम है। जैसा अभी उल्लेख किया गया, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यही देश के भविष्य हैं। और हमारे ध्यान में आया कि अगर ये हमारे देश के जो भविष्य हैं, यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ रहे थे, यूपी बोर्ड में टॉप करते थे, उनको हाई स्कूल और इंटर में टॉप 10 में पहले मैंने तय किया था, फिर टॉप 20 तक का स्थान, तो 20 टॉपर बच्चे होते थे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर के। 20-20 सड़कें हमने ऐसे महापुरुष का नाम उसके साथ जोड़ा था जिसको अपना आइडियल मानते हैं लोग, समझते हैं कि हमारे आदर्श है शिक्षा की दृष्टि से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से ऐसे विद्यार्थियों का, जिन विद्यार्थियों ने टॉप किया है, उनका फोटो विधिवत लगा करके, उनका नाम शिलापट पे लिख करके, बोर्ड पर लिख करके उन सड़कों का शिलान्यास भी करवाया, उनका उद्घाटन भी करवाया। एक ऐसा भी बच्चा हमको मिला था जिसने कहा था कि हमारे घर तक की सड़क बनी हुई, लेकिन हमारे गांव तक, वो विद्यालय तक की सड़क नहीं बनी हुई, मेरे घर की जगह मेरे विद्यालय तक की सड़क बना दो। उस दिन हम लोगों ने फैसला लिया था कि हम जो बच्चे जिस विद्यालय से टॉप करके निकलेंगे, उस विद्यालय को भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ का अधिकार दिया जाएगा। वो बच्चे का ही फोटो लगा करके उस विद्यालय तक की प्रदेश में सड़क बनाने का काम किया जाएगा। तो अब यूपी बोर्ड के साथ हमने सीबीएसई बोर्ड को भी शामिल किया है, आईसीएसई बोर्ड को भी शामिल किया है, और इससे बच्चों में एक अलग प्रकार का उत्साह है और हर बच्चों में पढ़ने की ललक जागृत हुई है। हमारा यही प्रयास था। दूसरा, जैसा कि अभी बताया गया, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक जीत करके लाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में, मैं भी था वहां पे मेरठ में, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में हो गई। और उस कार्यक्रम में जब मैं था तो मुझे विशेष तौर से इसका स्मरण आया। हमने उस योजना को लगभग 2 वर्ष पहले शुरू किया था कि मेजर ध्यानचंद हाकी के जादूगर थे, भारत के लिए ओलंपिक का स्वर्ण लेकर के आए थे। ऐसे महापुरुष के प्रति आदर करना और हर खिलाड़ी का सम्मान करना। तो जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक जीत करके लाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के घर तक का मार्ग हमने मेजर ध्यानचंद विजय पथ के रूप में बनाने का विभाग ने फैसला लिया और उसको हम बनाने का काम पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। मैं अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से जो यहां आज के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे भी आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, कोई ऐसे हों, कोई खिलाड़ी छूटे हों, बहुत सारे ऐसे छूट जाते हैं, उन्होंने कोशिश नहीं की और हमारे पास उनकी सूची नहीं आ पाई और उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान किया है, तो मैं उन सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों की सूची जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके प्रदेश के लिए, देश के लिए लाए हैं, उनका नाम, उनका पता, उनका गांव, मोहल्ला जो भी है, वह हमारे अधिकारियों को उपलब्ध करा दें, मेरे कार्यालय को उपलब्ध करा दें, मेल से उपलब्ध करा दें, व्हाट्सएप से उपलब्ध करा दें। ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, हमारा राज्य की दायित्व है और उस दायित्व का हम निर्वाह कर रहे हैं। देश की सीमाओं की रक्षा हमारे सेना के वीर जवान करते हैं। प्रदेश के 24 करोड़ जनता की रक्षा का काम हमारे
हमारे पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वह सब मिल करके करते हैं। लेकिन अगर उनका बलिदान हो जाए तो हम केवल उनको जो मुआवजे के रूप में राशि दी जाती है सरकार की ओर से, उतना ही दे करके हम तीसरी कैसे कर सकते हैं? हमारे विभाग के सभी लोगों ने बैठ करके विचार किया और विचार करके निर्णय लिया कि देश के लिए हम आज सुरक्षित हैं तो किनके कारण? जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिक हैं। हम अगर 24 करोड़ आज उत्तर प्रदेश के वासी ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी है, तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारे जवानों ने कुछ करके दिखाया है इन 5 सालों में। इसके कारण अगर कई बार अपराधियों से संघर्ष करते हुए हमारे किसी भी पुलिस के जवान का या अधिकारी का बलिदान हो जाता, तो ऐसे बलिदानी देश के लिए और प्रदेश के लिए जो बलिदान देते हैं, उनके नाम से हम जय हिंद वीर पथ बनाने का काम, उनके गांव में द्वार बनाने का काम, उनके गांव तक, उनके मोहल्ले तक सड़क बनाने का काम, यह भी हम लोग कर रहे हैं। यह भी आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं सबको, जो यहाँ पर कोई छूटे हो, मैं अपने माननीय जनप्रतिनिधि तीनों योजनाओं में अगर कहीं कोई छूटा है तो आप सबसे चाहूंगा कि आप उसकी सूची जरूर देने का काम करिए। उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है और यह कोई उनके बलिदान की कीमत नहीं है, उनको श्रद्धांजलि है, सच्ची श्रद्धांजलि है और उन परिवारों को सांत्वना है जिस परिवार से देश और प्रदेश की सेवा के लिए ऐसे लोग निकल करके बाहर आए। मैं आप सबको एक और खुशी की मुझे बात यह रहती है कि देखिए, जब तक हम पर्यावरण में अनुकूलता नहीं लाएंगे तब तक ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा प्रदेश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, ना हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है। और विशेष तौर से पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए ये प्लास्टिक का जो कचरा होता है, ये तो एक जहर का काम करता है, उनके जीवन को भी समाप्त कर देने का काम करता है। हम लोगों ने इसलिए तय किया कि हम ये जो प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता है, इससे सड़कों के निर्माण की तकनीकी का विकास किए और उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों के प्रथम चरण में निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको हम बढ़ाएंगे। और इसलिए बढ़ाएंगे कि जब तक प्लास्टिक के कचरे को समाप्त करके उसको सड़क बनाने में हम इस्तेमाल नहीं कर देते, तब तक ना तो नागरिक, ना तो हमारे नदी हो, नाले हो, कोई भी सब बाधित हो जाता है। पक्षी और पशु के जीवन तो संकट में पड़ते ही है। हमने यह भी तय किया, लोकनिर्माण विभाग की जमीनें बहुत सड़कों के किनारे खाली पड़ी, लोगों ने अवैध कब्जा करके उसको अपनी दृष्टि से उपयोग करना शुरू किया। हमने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठे, किया तो है सब कुछ, सड़क भी समाज के लिए है और जो पीडब्ल्यूडी की खाली जमीन वह भी समाज के लिए है, लेकिन जो कुछ समाज के लिए वो समाज की दृष्टि से उपयोग में आए, व्यक्ति की दृष्टि से उपयोग में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि हमारी जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे जो खाली जगह है, वहां पर हम हर्बल पौधों का रोपण करेंगे, हम ऐसे फलदार वृक्ष लगाने का काम करेंगे, छायादार वृक्ष लगाने का काम करेंगे, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूलता है और किसी को अगर औषधि की दृष्टि से जो हम हर्बल पौधे लगा रहे हैं उपयोग हो सके तो वह भी उपयोग कर सके, इसका प्रबंध किया। और आज मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश के अंदर देश में पहला राज्य है जहां हर्बल मार्ग भी है, हर्बल वाटिका भी है। हमारे बहुत सारे अतिथि गृह पड़े थे, कचरा पड़ा रहता था एक किनारे में, वह कचड़े को साफ करके आज प्रयास हुआ है, काफी प्रयास हुआ, जो कोई चीज बाकी है उसको और अच्छा से अच्छा करेंगे कि हम पूरे अपने अतिथि गृह, अपने सड़कों के किनारे खाली जमीन, वहां पर हम पौधारोपण करें, वहां पर हम वृक्षारोपण करें, वहां पर हम हर्बल पौधे लगाने का काम करें, हर्बल वाटिका बनाने का काम करें। यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग मिल करके पूरा करने का काम करें। जैसा अभी आपको बताया गया, हमने नई तकनीकी का इस्तेमाल किया। हमने, चूंकि नया युग है, नए युग में अगर नए तरीके नहीं अपनाएंगे तो हमारा विभाग प्रगति नहीं कर सकता, और इसलिए नई तकनीकी भी लेकर के आए और हम सब कुछ अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बना करके पारदर्शिता लाने का भी काम किए, जिसके कारण लगभग 5000 करोड़ रुपए की केवल तकनीकी का इस्तेमाल करने से बचत हुई है। और वह 5000 करोड़ रुपए से हम प्रदेश के अन्य गांव, जिन गांव में सड़कें नहीं थी, उन गांव की सड़कें भी बनाने में हमें सफलता मिली है। या मैं आपको बताते हुए, आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में 70 की संख्या में नए राज्य मार्गों की घोषणा हुई।
70 की संख्या में। और इसी प्रकार से हम जब 2017 में सरकार में आए थे, उस समय हमारे पास केवल 6000 किलोमीटर लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग था। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे पास अब 12000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उपलब्धि इसलिए हासिल हुई कि सरकार बनने के बाद विकास के मार्ग में जो बाधाएं थी, हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बाधाओं को हटाने का काम किया। अभी कल हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा, और 2 दिन तक लगातार 5 और 6 तारीख को यहां पर रहने वाले वह कई परियोजनाएं हैं जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए 5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने का संकल्प लेकर के आया हूं। कायाकल्प हो जाएगा। मेरा प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, और सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का अधिक से अधिक निर्माण हो, यह हमारा प्रयास है। क्योंकि डबल इंजन की जब सरकार होती, केंद्र में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, इसके कारण से हमें फायदा मिला है। फायदा केवल सड़क में ही नहीं मिला, बिजली की दृष्टि से भी मिला है, अन्य जो भी कार्य चल रहे हैं गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के, उन दृष्टियों से भी मिला है। तो हम हर क्षेत्र में जो प्रगति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में यूपी नंबर 1 जो बन रहा है, उस नंबर 1 बनने के पीछे केवल और केवल डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। मैं आप सब लोगों को यह भी, मैं अपने सभी विभाग के जो भी हमारे अभियंता हैं, चाहे वह अवर अभियंता हो और चाहे हमारे प्रमुख अभियंता, मैं सबकी सराहना इसलिए, देश के लिए पुलवामा में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में जब बलिदान हो गए लोग, हमारे वीर बांकुरे, तो उनके लिए मैंने एक ही बार बातचीत की थी, क्या हम एक दिन का वेतन उन परिवारों के लिए दे सकते हैं क्या? सभी ने स्वेच्छा से, चाहे वह 4th क्लास का कर्मचारी रहा हो, चाहे क्लास 1 का अधिकारी रहा हो, सबने स्वेच्छा से अपना एक दिन, शायद 2 दिन का वेतन दे दिया था। 2 दिन का वेतन देने का काम किया और उन परिवारों को हमने समर्पित करने का काम किया। कोरोना का महासंकट आया, अब महासंकट के समय हमने, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए वो सब जानते होंगे, हमारे विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर के कम्युनिटी किचन चलाया, भोजन के पैकेट भी बनाए, राशन के पैकेट भी बनाए और लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई भूखा न रह जाए। इस प्रकार की व्यवस्था में जो सब लोगों ने योगदान दिया, उसकी भी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। आज मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि पहले दूसरे प्रदेश के जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश में आते थे, या उत्तर प्रदेश के जो हमारे भाई बहन पड़ोसी राज्य में जाते थे, तो उनको पता चल जाता था, अगर जहां से खराब सड़कें शुरू होती थी उसे उत्तर प्रदेश माना जाता था, और जहां से अच्छी सड़कें शुरू होती थी उसे पड़ोसी प्रदेश माना जाता था। लेकिन आज मुझे गर्व इस बात का है, और मैं पूरे प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को यह बताना चाहता हूं, और आप में से जो सीमावर्ती राज्य में हो, जिसे हमने अंतरराज्यीय मार्गों के रूप में विकसित किया है, आज प्रदेश के अंदर जो सीमावर्ती सड़कें हैं हमारी, हमें कहने में गर्व होता है कि सबसे अच्छी सड़कें अगर किसी प्रदेश की हैं तो आज सीमा पर उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी की सड़कें। हमने बड़े पैमाने पर इस दिशा में काम किया। अब एक द्वार भी हम बहुत भव्य द्वार बना रहे हैं। कोई अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है तो उसका स्वागत है, और कोई जा रहा है तो आप पुनः पधारें, ऐसा निवेदन है। ऐसा द्वार भी हम राज्य की सीमा पर भी, और चूंकि राष्ट्र की सीमा नेपाल भी हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्र की सीमा पर भी ऐसी हमने व्यवस्था कराने का काम किया है। और मुझे इसके कारण से मतलब व्यक्तिगत तौर से भी खुशी होती है। पहले क्या था कि जहां से अंधेरा शुरू हो जाए वह यूपी है, और जहां से उजाला शुरू हो जाए वो पड़ोसी राज्य। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी 24 घंटे बिजली देने वाला प्रदेश बनने का स्थान अर्जित करने में सफलता हमें मिली। कानून व्यवस्था में नंबर 1 है, गरीबों को आवास देने में नंबर 1 है, अलग अलग क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की दृष्टि से गरीबों के लिए जो योजनाएं उनकी दृष्टि से नंबर 1 है। हम गांव की सड़कें जो बनाने का काम है वो आंकड़ा मेरे पास बहुत है, मैं अगले सत्रों में उसको अलग अलग प्रकार से जोड़ने का काम करूंगा।
लेकिन एक बात और आपको बताना आवश्यक लग रहा है, इसलिए बता करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक तो जब से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हम लोग 9 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम कर, 9 किलोमीटर प्रतिदिन, और 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से हम नई सड़कों का जो एक नया अलाइनमेंट बना करके उसका नवनिर्माण का काम कर रहे हैं। हर 3 दिन में एक सेतु बना करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार ये रहा है कि हमारा प्रदेश, चूंकि सब पूरे यूरोप की आबादी जोड़ दीजिए और उत्तर प्रदेश को एक तराजू पर रख दीजिए तो यूरोप छोटा पड़ जाएगा और उत्तर प्रदेश बड़ा उसमें दिखाई देगा। तो अगर हम सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश हैं तो सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक अच्छा जो सुशासन है, सबसे अच्छे प्रकार से जो जरूरत की योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंचाना। हमने भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का काम किया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। यहां पर सब अधिकारी भी, अभियंता भी बैठे हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं बुलाए गए थे, लेकिन जिसने अच्छा किया उसको हमने सम्मान दिया और आज घोषणा भी कर रहे हैं यहां से, जिसने अच्छा काम किया अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मिल करके उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन प्रमाण पत्र देने के लिए भी आज से हम यहां पर यह घोषणा करते, उसकी भी योजना शुरू करने जा, और जो गड़बड़ करेगा उसको माफ नहीं किया। हम गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। हम क्वांटिटी की दृष्टि से देखिए तो हम सबसे अधिक किलोमीटर सड़कें बनाने का काम किए हैं, और क्वालिटी की दृष्टि से देखिए तो आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हमारा जो एसओआर है, हमारे यहां की जो लागत है, उस लागत से और भारत सरकार का जो एसओआर है, दोनों में हमारे यहां 17% कम का एसओआर है। 17% ही है ना, यहां यूपी का जो एसओआर है वो 17% कम का है, और जो भारत सरकार का एसओआर है वो 17% अधिक का होता है। लेकिन इसके बाद भी आप सब लोगों ने अच्छा काम हम लोगों ने प्रदेश में करके देने का काम किया है। चाणक्य और विश्वकर्मा जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर ला करके, प्रहरी जैसा ऐप ला करके, थोड़ी उसमें कठिनाई हुई है शुरू में। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं ऐसे भी लोग रहे हैं जो कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करते रहे हैं, और कार्य में बाधा डालने की कोशिश करने के लिए भी टेंडर के अंदर हिस्सा लेने का काम किए, टेंडर लेकर के और गायब हो गए। मैं उनके लिए भी पहले भी कह चुका हूं, आज भी यहां से कह रहा हूं कि उनको काली सूची में जाना निश्चित है। जो बिलो टेंडर लेकर के और काम नहीं करेंगे और किसी राजनीतिक भावना से पब्लिक के सामने परेशानी पैदा करने का काम करेंगे, उनको हम क्षमा करने वाले लोग नहीं है। यह भी मैं बताना चाहता हूं। मैं आप सब लोग आज यहां पर मेरे प्रदेश भर से जो भी साथी जुड़े हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनसे सबसे कहूंगा कहीं ऐसी शिकायत तो वह भी आप भेजने का काम करिए। हमारा प्रयास है अच्छी से अच्छी और जल्द से जल्द और सड़कों को बना करके दें और कम लागत पे बना करके दें, यह हमारी कोशिश है। और आज आप सब चुनावी व्यस्तता के बाद भी जुड़े हुए हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सब यहां पर पधारे, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कृपया धैर्य रखें, और हमारा अगला सेगमेंट जो ब्रज का है वो तैयार है। मैं आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में जुड़े सभी माननीय जनप्रतिनिधि गणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन जनपदों में कुल 737 कार्य, जिनकी लागत 286 करोड़
का लोकार्पण और 630 कार्य जिनकी लागत 604 करोड़ है, उनका शिलान्यास माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि बहुत जल्दी ही माननीय जी प्रेस को संबोधित करेंगे, तो चूंकि माननीय जनप्रतिनिधि गण को समय दिया जा चुका है, तो अभी एक सेगमेंट हमारा और है, उसके उपरांत हम माननीय जी आपको समय देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, 10 मिनट से 15 मिनट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम थर्ड सेगमेंट की समय सीमा में पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अब जो जनपद जिनके लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं उनके नाम ले रहा हूं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर। कुल 699 काम जिनका लोकार्पण 959 लाख की लागत से और कुल 696 कार्य जिनका शिलान्यास कुल 719 करोड़ की लागत से ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में अपने कार्यस्थल से, अपनी कर्म भूमि से जुड़े हुए हैं। सबका हार्दिक आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। सभी मंच पर बैठे हुए सभी माननीय हमारे मंत्री जी और अधिकारीगण, सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि मेरे सभी साथी दो क्षेत्र के, जिसमें ब्रज क्षेत्र के आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के हमारे सभी साथी, हमारे सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसद और सभी हमारे मंत्री परिषद के साथी सब अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं। इसी प्रकार से कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और फतेहपुर के जो हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं, उन सबको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज जो लोकार्पण का कार्य है, अलग अलग जिलों को मिलाकर के 699 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है और जिनकी लागत 959 करोड़ रुपए है। यह परियोजनाएं लोकार्पित और शिलान्यास करके आपको और आपके माध्यम से आपके क्षेत्र की जनता जनार्दन को यह मैं ब्रज क्षेत्र कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का सौंप रहा हूं। इसी प्रकार से ब्रज क्षेत्र के हमारे जो लोकार्पण के काम हैं वो 737 हैं, जिनकी लंबाई 1336 किलोमीटर है, जिनकी लागत 286 करोड़ रुपए है और जिनका शिलान्यास आज हो रहा है। ऐसे शिलान्यास की परियोजनाएं 630 हैं
962 किलोमीटर लंबाई, इनकी लागत भी 604 करोड़ रुपया है। मैं यह ब्रज क्षेत्र के अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहां की जनता जनार्दन को यह परियोजनाएं सुपुर्द कर रहा हूं। मैं कानपुर बुंदेलखंड में जिनका आज शिलान्यास होना है उसके नंबर बताना भूल गया था। 696 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। 1499 किलोमीटर लंबाई का यह कार्य है और 718 करोड़ रुपए की लागत है। तो यह भी आप सबको यह सुपुर्द करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मैंने यह भी विभाग को निर्देश दिया है, सभी मेरे जो साथी बैठे हैं, चाहे माननीय मंत्रिपरिषद के साथी हों, चाहे माननीय सांसद, चाहे माननीय विधायक, सबका नाम लूंगा, सारी परियोजनाओं का विधानसभावार विवरण यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी, इसलिए समय कम लगे, इसलिए मैं यह निर्देश दिया हूं कि जितने भी शिलापट आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में लग रहे हैं, ये अगले 3 दिन के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण से समय लेकर के 3 दिन के अंदर आप भी अपना समय निकाल लें, स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम कर लें या कुछ केंद्रों को केंद्र बना करके कुछ अलग अलग पत्थर लगा लें, लेकिन यह शिलापट जिला मुख्यालय पे लगने के बाद अगर जहां पर सड़क का निर्माण होना है, सेतु का निर्माण होना है, अगर वहां नहीं लगेगा। सम्मानित साथियों, दादरी विधानसभा क्षेत्र में आज सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया। मेरे पास सूची है, इस सूची में देखें तो हमारे पास इधर काम है 3, और जो विशेष मरम्मत के काम हैं इनकी सूची में है 11 काम, और एक इसमें नाला है जो बालाजी कॉलोनी है बड़पुरा, उसके पास से आकर के धूम के नाले में वो गिरता है, जो 1.5 करोड़ की लागत से है। 12 काम ये हैं। 15 कामों का लोकार्पण आज यहां माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है। ये लोकार्पण के पत्थर आ जाएंगे, कल से हम भी इनकी शुरुआत क्षेत्र में जाकर के पत्थर लगना है। मैं विभाग के अधिकारियों से कहूंगा कि इसकी व्यवस्था कर लें। मैं आज ही यहां बैठ करके इसकी सूची बना दूंगा, कब कहां करना है, वहां जाकर के पत्थर लगा देंगे। आप मेरे से थोड़े से निवेदन पे आप यहां आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित किया है, हमारा जिला औद्योगिक जिला है। इस जिला में एक दिन ऐसा था कि यहां से कंपनियां पलायन कर गई थी, फैक्ट्रियां पलायन कर गई थी। आज कानून के कारण बहुत सारी कंपनियां यहां आ रही हैं। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि कंपनियां तो यहां आ गई, लेकिन उन बच्चे लग नहीं पा रहे थे। सपा और बसपा की सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी जिससे इन कंपनियों में बच्चे लगें। मैंने एक व्यवस्था अपने माननीय मुख्यमंत्री से कहकर करवाई है कि जितनी कंपनी अब यहां आएंगी उनमें 40% का आरक्षण स्थानीय बच्चों का होगा। इससे 3 सेक्टर अभी उद्योगों के बन रहे हैं, 2 सेक्टर 10 और 11 जो महाचे के पास बन रहा है, 13 सेक्टर जो खेड़ी और सोनपुरा के पास बन रहा है। इसमें 600 बड़ी कंपनी आ रही हैं। मैं समझता हूं इन कंपनियों में
90-95% बच्चे हमारे लग जाएंगे और बेरोजगारी में बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी जो अब तक नहीं मिल रही थी। क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं और ये सरकार ईमानदारों की सरकार है। 5 लाख के करीब विभिन्न विभागों में हमने नौकरी दी है। इन नौकरियों में बिल्कुल पारदर्शिता रही है, ईमानदारी रही है। और जो बच्चे उम्मीद भी नहीं करते थे कि इनका बच्चा पुलिस में या कहीं भर्ती हो जाएगा क्योंकि इनको कोई सिफारिश नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, वो बच्चे भी ईमानदारी के कारण उसमें भर्ती हो गए। हमने ऐसी नौकरी नहीं दी जैसे सपा सरकार में जब माननीय अखिलेश जी की सरकार ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सिलेक्शन हुए पीसीएस के, उसमें कॉपियां खाली छोड़ दी गई, एग्जामिनर को कॉपी दे दी गई और एग्जामिनर ने टिक मार्क कर दिया और 90-95% लोग ऐसे आगे जिनने मेहनत नहीं करी थी, जो उसके योग्य नहीं थे, बेईमानी से भर दी गई। अब वही बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ईमानदारी से पढ़ेगा और मेहनत करेगा। सिफारिश और भ्रष्टाचार वाला सिलेक्शन अब नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी जाके उनको पढ़ाई का अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण वहां मिले। कल मैंने 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से एक एनटीपीसी से मैं लाइब्रेरी बनवा रहा हूं, जिसकी जमीन मीरभोज इंटर कॉलेज में गुजर विद्या सभा ने दे दी है। कल उसका मैंने शिलान्यास किया है और बहुत जल्दी नौजवान बच्चों को ये सुविधा मिल जाएगी। सम्मानित साथियों, मुझे भी चुने हुए यहाँ पे 5 साल होने जा रहे हैं, ये 22 लग गया है। अब बहुत जल्दी आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपने देखा कि भारत की सरकार, जो मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार आपके कारण बनी थी 2014 में, 5 साल वो सरकार चली। 19 में आपने पुनः मोदी जी की सरकार लाए और मोदी जी ने देखा कि देश को मजबूत किया और देश के अंदर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ी, चाहे एयर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ी। चीन बहुत शक्तिशाली देश था, चीन की सेना का जमवाड़ हो गया भारत की सीमा पर और लगने लगा युद्ध कब हो जाएगा। उस सेना को भी मोदी जी की दृढ़ता के कारण कल युद्ध करना है तो बंदर की घुड़की दिखा रहा था, उस सेना को, चीन की सेना को वापस होना पड़ा। एक समय ऐसा आ गया था, चीन की सीमा पर तनाव, पाकिस्तान की सीमा पर तनाव, नेपाल की सीमा पर तनाव, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस तनाव को समाप्त कर दिया और वहां बिल्कुल शांति कायम हो गई। आपने देखा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, वहां कानून हमारे देश का नहीं चलता था, एक निशान नहीं था, एक झंडा नहीं था, एक संविधान नहीं था। 35 और 370 के कारण विशेष अधिकार मिले हुए थे। कभी कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि 35 और 370 समाप्त हो सकती है। माननीय अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चुटकियों में उसको समाप्त कर दिया और कहा था, वहां की मुख्यमंत्री जो थी पहले, उन्होंने कहा था अगर 35 और 370 समाप्त करी तो यहाँ खूनों की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में। मैं कहूं जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, पूरे भारत में कहीं खूनों की नदियां नहीं बही, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सबने स्वीकार करा। आपने देखा, आप पछताए नहीं मोदी जी को बनाने के बाद। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था है, इंडस्ट्री आ रही है, जिला हमारा तरक्की कर रहा है, जिले में कई योजनाएं हैं। डबल इंजन की सरकार होने के कारण एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा एयरपोर्ट, डीएमआईसी बन रही है, फिल्म सिटी बन रही है, उद्योग आ रहे हैं और अब ग्रेटर नोएडा जीटी रोड से इधर, रेलवे लाइन से इधर फेज 2 की तरफ आ जाएगा। यहाँ का नक्शा बन रहा है, इधर के बच्चों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, इधर के बच्चों को 40% का आरक्षण होने के कारण नौकरियां मिलेंगी। साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मेरा आपसे एक आग्रह और निवेदन है कि जैसे मोदी जी ने नया भारत बनाया है, योगी जी नया उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, आप गलती मत कर देना। ऐसे नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए माननीय योगी जी की सरकार को पुनः ले आना ताकि नया उत्तर प्रदेश बन सके। आप बदलाव देख रहे हैं, पहली सरकारों में, इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह 2022 के चुनाव में अधिकतम वोट दे करके माननीय योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें
और यहाँ जो कमल का फूल लेकर आए उसको आप दोबारा एमएलए बना, जब एमएलए बनेंगे तो माननीय योगी जी की सरकार दोबारा रिपीट हो जाएगी। आप यहाँ आए, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपकी लंबी उम्र हो, आप मिलजुल करके एक अच्छा वातावरण बनाएं और प्यार से रहें, ये शुभकामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक मैं नारा बोलूंगा, आप जोर से बोलना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। मैं यहाँ के अधिकारियों का भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम का बहुत सफल आयोजन किया, उनका भी हृदय स्वागत अभिनंदन करता हूं कि और विकास के कार्यों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ के अधिकारियों ने की है। एक सड़क ऐसी बनी जो लखनऊ के पुश्ते पर बनी है, जिसकी चर्चा है, जो कभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब आपके कारण है। मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से यहाँ के अधिकारियों का, कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से आपके लिए भी कामना करता हूँ, ईश्वर आपको ताकत दे और आप इसी तरह से कार्य करते रहें, जिससे हमारा जनपद भी आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।